अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फ़ोर्स के बारे में, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक होगा कंजर्वेटिव फ़ोर्स कि व्हाट इज़ कंजर्वेटिव फ़ोर्स, कंजर्वेटिव फ़ोर्स क्या होते हैं? तो कंजर्वेटिव फ़ोर्स वो फ़ोर्स होती है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो, ठीक है? कंजर्वेटिव फ़ोर्स एक ऐसी फ़ोर्स होती है, द वर्क डन बाय सच फ़ोर्स डज़ नॉट डिपेंड अपॉन अ पाथ, वर्क डन डिपेंड्स ओनली एंड ओनली इनिशियल ऑन फाइनल पोज़ीशन, ठीक है? कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ठीक है? अगर आप किसी बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी भी पाथ को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो सब पाथ पे उस फोर्स का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है? कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल और फाइनल क्या है, ठीक है? तो अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, तो आप किसी भी पाथ को फॉलो कर ले, आप किसी भी पाथ से चले जाएं, ठीक है, लेकिन अगर आप हर एक पाथ का वर्क डन निकालेंगे तो हर पाथ से उसका जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, वो सेम आएगा, ठीक है? इस लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये पोजीशन ए पे है, ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये पोजीशन ए पे है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी यहाँ से इस पोजीशन से लेके यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, बी, ठीक है। जब आप इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, बी पोजीशन तक आ जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बॉडी थी ए पोजीशन पे, ठीक है, मैं इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट नहीं करता स्ट्रेट लाइन में, मैं इस बॉडी को क्या कर देता हूँ, इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, ठीक है, इस पाथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, इस पाथ को आप कुछ नाम दे दें 1, ठीक है, इस पाथ को आप कुछ नाम दे दें 2, ठीक है। फिर थर्ड पाथ मैं क्या कर देता हूँ, मैं इस पार्टिकल को, जो यहाँ पे पार्टिकल है ए पोजीशन पे, मैं उसको उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, इसको आप क्या नाम दे दें, इसको आप थर्ड पाथ नाम दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, पहले मैंने क्या किया, पहले मैं पार्टिकल को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके गया इस पाथ से, इसको फर्स्ट पाथ नाम देना, ठीक है। फिर पार्टिकल को मैं इस पोजीशन ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक लेके गया इस पाथ से सेकंड पाथ पे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, पार्टिकल को ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक लेके गया इस पाथ को फॉलो करके, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पाथ, ये सेकंड पाथ और ये थर्ड पाथ, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट की थी, अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस पाथ का वर्क डन, इस पाथ का वर्क डन और इस पाथ का वर्क डन सेम आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि आप किस पाथ पे जा रहे हैं, ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर आप फर्स्ट पाथ से जा रहे हैं तो इनिशियल और फाइनल आपका क्या है, इनिशियल आपका ए है, फाइनल आपका बी है। अगर आप सेकंड पाथ से जा रहे हैं तो इनिशियल आपका ए है, फाइनल आपका बी है, ठीक है। अगर आप थर्ड से पाथ से जा रहे हैं तो इनिशियल आपका ए है, फाइनल आपका बी है, ठीक है। मतलब इनिशियल और फाइनल आपके क्या है, वो सेम आ रहे हैं तीनों पाथ पे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि आप किस पाथ पे जा रहे हैं, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप देख ले, तीनों पाथ में इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन आपने डिफरेंट पाथ को पॉली किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेकंड पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय थर्ड पाथ, ठीक है। कि अगर आप किसी भी पाथ का वर्क डन निकालेंगे, फर्स्ट पाथ का वर्क निकालेंगे, सेकंड पाथ का वर्क निकालेंगे और थर्ड पाथ का वर्क डन निकालेंगे, तो और यहाँ पे फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हर एक पाथ में क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तीनों पाथ में से इनिशियल और फाइनल जो है वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपने यहाँ पे एक्सर्ट की है, आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पे वर्क डन ऑन फर्स्ट पाथ, वर्क डन ऑन सेकंड पाथ और वर्क डन ऑन थर्ड पाथ, ये क्या होंगे, ये सेम आएंगे, ठीक है। किसी भी पाथ का आप वर्क डन निकालें तो वो क्या आएगा, वो बराबर आएगा, ठीक है। लेट सपोज आपने इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो आपने क्या किया, आपने 5 जूल वर्क किया, ठीक है। फिर अगर आप ए से बी तक इस पाथ में लेके आते हो 2 पाथ तक, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे 5 जूल आना चाहिए, ठीक है।
फिर अगर आप थर्ड पाथ पे लेके आते हो तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी 5 जूल आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, ठीक है, और पाथ जो है वो डिफरेंट है, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स तो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे फोर्स जो है, अगर आपने कंजर्वेटिव फोर्स लगाई है तो इन सारों पाथ का जो वर्क डन आएगा वो क्या आना चाहिए, वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी की है, ये डायग्राम मैंने सेम ही बनाया, ठीक है। तो आपको मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे मैंने पोजीशन डिफिनेशन भी लिखी है। डिफिनेशन क्या है, द वर्क डन बाय सच फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आपको मैंने ये एग्जांपल दे दी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ लिखी है, वर्क डन ऑन फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन ऑन सेकंड पाथ इज इक्वल टू वर्क डन ऑन थर्ड पाथ, ठीक है। अच्छा, फिर एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है, मतलब कौन से फोर्सेस जो है इनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल की फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। स्प्रिंग की फोर्स ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल की फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। स्प्रिंग फोर्स ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के 3 एग्जाम्पल है, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रेविटेशनल की फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, ठीक है। मतलब हमने कैसे कह दिया कि ग्रेविटेशनल की फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस बात को प्रूव करना है कि ग्रेविटेशनल की फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि ग्रेविटेशनल की फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, लेट सपोज हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन में आपको पता होगा कि यहाँ पे कुछ एंगल होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, थीटा एंगल, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप इस तरह ना कर लें, मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे पोजीशन ए है, ठीक है, और इस पोजीशन ए पे मेरे पास कुछ पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है जिसका मास क्या है, एम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ, ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पे एक पोजीशन ए है, इस पोजीशन ए पे एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास एम है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर देता हूँ, मैं इस पार्टिकल को, यहाँ पे जो पार्टिकल है, मैं इसको लेके इस पे फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, ठीक है, जो ए पोजीशन पे है, और इसको लेके यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ, ठीक है। ए से इस पोजीशन को मैं क्या नाम देता हूँ, सी पोजीशन, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इस पार्टिकल को जो इस जिसका मास एम है, इसको मैं यहाँ ए पोजीशन से लेके इसको पहले यहाँ तक लेके आता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसको मैं पहले ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक लेके आता हूँ, ठीक है, और फिर बी से सी पोजीशन तक लेके आता हूँ, ठीक है, मतलब मैं इस बात को फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जब मास एम यहाँ पे था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे फोर्स एक्सर्ट की ए पोजीशन पे जब ये था, ठीक है, ए पोजीशन पे जब ये मास एम था, तो इसे मैंने फोर्स एक्सर्ट की और इसको मैं ए से सी तक लेके आया। तो इस पाथ को आप क्या नाम दे दें, फर्स्ट पाथ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख ले, मैंने क्या किया, मैं फिर ए पोजीशन से मास एम जब ए पोजीशन पे है, इस पे मैंने फोर्स एक्सर्ट की, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आया, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे बी पोजीशन, यहाँ पे सी पोजीशन, तो ये मैंने कौन सी पाथ फॉलो की, ये मैंने सेकंड पाथ फॉलो की, ठीक है। तो ये फर्स्ट पाथ हो गई, ये सेकंड पाथ होगी, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके आया ए सी पोजीशन तक, फिर पार्टिकल को ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक लेके आया, फिर बी से सी तक लेके आया, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पाथ हो गई, ये सेकंड पाथ हो गई, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ एंगल में होगा, ठीक है, उस एंगल को हम यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, थीटा एंगल नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ये 1 और 2 जो है वो कुछ एंगल में हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है, फिर पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, इस पाथ को अगर आप फॉलो करते हैं तो दोनों के दरमियान कुछ एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल जो है वो क्या होगा, वो थीटा एंगल होगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि मैं जब इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके आया, ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे हमारे पास इंक्लाइन प्लेन बन रही है, ठीक है। तो इस इंक्लाइन प्लेन का कुछ लेंथ होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इस इंक्लाइन प्लेन का जो लेंथ है वो क्या है, वो एल है, ठीक है। तो इस इंक्लाइन प्लेन का लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपने वर्क डन फाइंड करना है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आपने इस केस में क्या करना है, आपने वर्क डन बाय फाइंड करना है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब यह है कि अगर आप पार्टिकल को ए से सी तक लेके गए, फिर ए से बी तक, बी और बी से सी तक लेके गए, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन दोनों पाथ में क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा होगा, यहाँ पे देख लें, वी वांट टू फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बोथ पाथ्स। If the work done on both paths are same, then the gravitational force will be conservative force, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने दोनों पाथ से, फर्स्ट पाथ से और सेकंड पाथ से ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन देखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट पाथ से ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा और सेकंड पाथ से ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें कि जब मैं पार्टिकल को ए से सी तक लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल की फोर्स कहाँ पे होगी, ग्रेविटेशनल की फोर्स डाउनवर्ड होगी इस पार्टिकल पे, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल की फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड होगी, ठीक है। और आपने क्या किया, आप पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके गए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में पार्टिकल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, तो इसको आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो क्या है, एल, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, ये मैंने आपको कहा कि इसकी लेंथ जो है वो एल है। तो आप अगर ये इसको अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, तो आप क्या कहें कि मैं पार्टिकल को ए से सी पोजीशन तक लेके गया, ए से सी तक, तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की वो कितनी होगी, वो एल होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें, हमने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन की फोर्स कहाँ पे होगी पार्टिकल पे, डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन की फोर्स होगी mg, ठीक है। और पार्टिकल को आप ए से सी तक लेके जा रहे हैं, तो ए से सी तक पार्टिकल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, वो कितनी है, एल, ठीक है। तो ए से सी तक जाने में पार्टिकल ने एल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर की है, ठीक है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे mg, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या होता है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्क डन जो है वो होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। आपको पता होगा कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख ले एफ एस कॉस थीटा, तो फोर्स, कौन सी फोर्स की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है, mg, तो f की जगह क्या आ जाएगा, mg, ठीक है। फिर यहाँ पे s, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो इस पार्टिकल ने a से c तक आने में इस पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, l, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट s की जगह क्या आ जाएगा, l, ठीक है। एंड टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस, और यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे आप देख लें, ये आपके पास ग्रेविटेशन की फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, यहाँ पे आप देख लें, ये कितना एंगल है 90, और ये कितना एंगल है थीटा, तो कितना एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ कहीं पे, यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये हमारे पास ये लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट है, और ये ग्रेविटेशनल की फोर्स है, ठीक है। ये ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट है, ये लाइन, ठीक है। ये हमारे पास ये लाइन है, ठीक है। और ये ग्रेविटेशन की फोर्स डाउनवर्ड है एफ, ठीक है। और ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है एल, ठीक है। ये ग्रेविटेशन की फोर्स डाउनवर्ड एफ, ठीक है। और ये हमारे पास ये बात है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले, आपको मैं कह रहा हूँ कि इस एफ और इस डिस्प्लेसमेंट एल के दरमियान कितना एंगल है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे आप देख ले, ये और ये, तो ये लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना होगा 90, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान, ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है एल, और ये हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल होगा, 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास एंगल जो है वो कितना आएगा, 90 प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये बात ये हमेशा याद रखें कि cos 90 प्लस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, cos 90 प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ पे आप देख ले mgl cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस mgl एंड टू साइन थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने क्या करना है, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा की, ठीक है। तो यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, माइनस साइन थीटा पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस आगे आ गया mgl इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बाय फर्स्ट पाथ, ठीक है। हम जब पार्टिकल को ए से सी तक लेके गए तो ये कौन सा पाथ था, फर्स्ट पाथ था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फर्स्ट पाथ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है W1 इज इक्वल टू माइनस mgl साइन थीटा, ठीक है। हमने फर्स्ट पाथ से ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन फाइंड किया है कि फर्स्ट पाथ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा, तो वो कितना है, माइनस mgl साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम पाथ 2 से निकालते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, पाथ 2 पे निकालेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पाथ 2 पे कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास पाथ 2 है, ठीक है। हम ए से बी तक गए हैं, फिर बी से सी तक गए हैं, तो ये पाथ 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब हम ए से बी तक जा रहे हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए से बी तक जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। और हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन फाइंड करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना कहाँ पे होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है ए से बी तक, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहाँ पे है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान एंगल कितना है, 90, ठीक है। तो ए से बी तक जब हम पार्टिकल को लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप देख लें, जब ए से बी तक हम पार्टिकल को लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख लें, ए से ये हमारे पास ए पोजीशन था, ये बी पोजीशन है, ठीक है। तो जब पार्टिकल को ए से बी पोजीशन तक लेके जाएंगे तो पार्टिकल ए से बी तक जब आएगा तो ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। और ग्रेविटेशनल की फोर्स ये हो गई डाउनवर्ड। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये ग्रेविटेशनल की फोर्स दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90, ठीक है। तो आपको पता है कि हम जब लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, ठीक है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है वो 90 है, डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स ये है, ठीक है। तो cos 90 एंगल है इन दोनों के दरमियान। cos 90 क्या होता है, cos 90 आपको पता होगा कि cos 90 किसके इक्वल होता है, जीरो के, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, जब आप पार्टिकल को ए से बी तक लेके गए तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, जब हम पार्टिकल को ए से बी तक लेके गए, ठीक है, तो फिर हमने उसको बी से सी तक भी लेके गए, ठीक है। पार्टिकल को हम जब ए से बी तक लेके आए, ठीक है, तो पार्टिकल को फिर हमने यहाँ पे तो रेस्ट में नहीं रखा, यहाँ पे तो पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, फिर हम पार्टिकल को बी से सी तक भी लेके गए, ठीक है। तो यहाँ से बी से सी तक आने में ग्रेविटेशनल की फोर्स कहाँ पे होगी, डाउनवर्ड, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम देख लें कि जब पार्टिकल m जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा तो आप बी से सी तक जब लेके जाएंगे तो पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे होगी, डाउनवर्ड। जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा m, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कि जब पार्टिकल को आप m को यहाँ पे लेकर आए, ठीक है, बी पोजिशन तक, तो बी पोजिशन से बाद आपने क्या किया, बी से सी तक लेके गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें जब आप बी से सी तक लेके जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे होगी, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। और आप बी से सी तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो बी से सी तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे कितना है एल, ठीक है, और यहाँ पे है थीटा। तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा बी से सी तक, यहाँ पे एल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें डिस्प्लेसमेंट दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल है, ठीक है। तो मतलब हमने बी से सी तक अगर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है तो एल डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बी से सी तक आने में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, ठीक है। तो एंगल के परपेंडिकुलर हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, एंगल के साथ हम कॉस वाला कंपोनेंट लेते हैं, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस, ठीक है। और एंगल के परपेंडिकुलर हम कौन सा कंपोनेंट लेता है, साइन थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी, एल साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले एल साइन थीटा, क्योंकि थीटा के परपेंडिकुलर, एंगल के परपेंडिकुलर हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, साइन थीटा का कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। और एंगल के साथ कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना आएगा, एल साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब बी से सी तक पार्टिकल को लेके जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एल साइन थीटा, ठीक है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ली, एस ये होगी, ठीक है। और फोर्स जो है वो क्या है,
वो डाउनवर्ड है ग्रेविटेशनल की फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख ले हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। अगर आपने वर्क डन फाइंड करना है फ्रॉम बी टू सी, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख ले वर्क डन फ्रॉम बी टू सी क्या होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। जब हम पार्टिकल को बी से सी तक लेके जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख लें, जब पार्टिकल को बी से सी तक लेके जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एल साइन थीटा, ठीक है। और फोर्स कितनी है, एम जी, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन की फोर्स डाउनवर्ड लगती है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एम जी। तो यहाँ पे कितना आएगा, फोर्स कितनी हो जाएगी, एम जी, फोर्स की जगह आएगा एम जी, ठीक है। फिर होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे कितना आएगी, ठीक है। बी से सी तक जब हम जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एल साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, एल साइन थीटा, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे आप देख लें, इस इक्वेशन को आप देख लें, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स कितनी है, ग्रेविटेशन की फोर्स है तो उसकी जगह एम जी। फिर है डिस्प्लेसमेंट, तो एस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितनी है, एल साइन थीटा, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट की जगह। फिर यहाँ पे क्या होता है, कॉस एन टू एंगल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस, ठीक है। और एंगल, तो थीटा एंगल इन दोनों में दरमियान कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है। तो यहाँ पे आप देख लें, डिस्प्लेसमेंट ये है, पार्टिकल को आप बी से सी तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल को बी से सी तक लेके जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, और फोर्स डाउनवर्ड रख दी है तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन ये है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक है। तो जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे मतलब डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन होगा और फोर्स का ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ये फोर्स है, ठीक है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है, एंटी पैरेलल है। तो जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो इनमें एंगल कितना होगा, 180, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, 180। तो यहाँ पे कितना आएगा, कॉस 180, ठीक है। अच्छा, फिर कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 इक्वल होता है -1 की, ठीक है। फिर आपको बताओ कि कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 इज इक्वल टू -1, ठीक है। कॉस 180 इक्वल होता है -1 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे एम जी एल साइन थीटा, इसको तो अपनी जगह पे यहाँ पे लिख देंगे एम जी एल साइन थीटा, ठीक है। और कॉस 180, तो कॉस 180 क्या होता है, -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -7, तो इसको इसको इस टू टोटल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो -1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -mgl साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -mgl साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देख ले हमने फाइंड कर लिया वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम बी, वर्क डन बाय टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। तो हम जब पार्टिकल को बी से सी तक लेके जा रहे थे, ठीक है, पार्टिकल को जब बी से सी तक लेके जा रहे थे तो वर्क डन कितना आया है, वर्क डन बाय टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू -mgl साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे आप देख ले वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हमने क्या फाइंड किया था, 0, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम बी टू सी हमने फाइंड किया है -mgl साइन थीटा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस सेकंड पाथ का वर्क डन फाइंड करना है। तो सेकंड पाथ का वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको और इसको हम सम कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख ले जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्क डन ऑन सेकंड पाथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना है, 0, ठीक है, प्लस, क्योंकि मैंने टोटल वर्क डन फाइंड करना है टोटल सेकंड पाथ का, ठीक है, तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। और वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, क्योंकि सेकंड पाथ जो है वो ए से बी तक और बी से सी तक है सेकंड पाथ, ठीक है। सेकंड पाथ कहाँ से है, ए से बी तक और बी से सी तक। तो पहले मैंने क्या किया, ए से बी तक जब वर्क को फाइंड किया तो वो कितना है, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस बी से सी तक, तो बी से सी तक हमने क्या फाइंड किया है, -mgl साइन थीटा। तो यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो वो क्या है -mgl साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा -mgl × साइन थीटा,
ठीक है। तो वर्क डन ऑन सेकंड पाथ क्या आएगा, माइनस एम जी एल साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो वर्क डन ऑन सेकंड पाथ क्या आएगा, माइनस एम जी एल साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें वर्क डन ऑन सेकंड पाथ क्या आएगा, माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देख लें वर्क डन ऑन फर्स्ट कितना आया था, माइनस एम जी एल साइन थीटा, और वर्क डन ऑन सेकंड पाथ कितना है, माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशन की फोर्स जो है वो क्या होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आप किसी भी पाथ को फॉलो करते हैं, अगर आप ए से सी तक जा रहे हैं या फिर ए से बी तक और बी से सी तक जा रहे हैं, तो अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन बात करें, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन फाइंड करेंगे किसी भी पाथ से, फर्स्ट पाथ से या सेकंड पाथ से, तो दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जो है वो क्या आएगा, वो सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फर्स्ट पाथ कितना है, माइनस एम जी एल साइन थीटा। ग्रेविटेशन फोर्स ऑन सेकंड पाथ कितना है, माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो दोनों एक दूसरे के सेम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन ऑन फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन ऑन सेकंड पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें वर्क डन ऑन फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन ऑन सेकंड पाथ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपने जब इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन फर्स्ट पाथ से निकाला तो वो आया माइनस एम जी एल साइन थीटा। वर्क डन ऑन ग्रेविटेशन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जब आपने सेकंड पाथ से निकाला तो वो भी आया माइनस एम जी एल साइन थीटा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के सेम आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशन की फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। आप किसी भी पाथ को फॉलो कर लो, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हर पाथ से क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशन की फोर्स जो है वो कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशन की फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि दोनों पाथ का जो वर्क डन आया है वो सेम आया है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन की फोर्स कौन सी फोर्स होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये होगा, ठीक है। अब हम अगर क्लोज पाथ को कंसीडर कर लें, ठीक है, तो क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या आएगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है, कि क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या कितना होगा। यहाँ पे आप देख लें, नाउ इफ वी कंसीडर अ क्लोज पाथ, मतलब क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है, क्लोज पाथ का मतलब ये है कि आप जिस पोजीशन से गए थे वापस उस पोजीशन पे आ गए, ठीक है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस पोजीशन पे हैं, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो ये कौन सा पाथ होगा, ये क्लोज पाथ होगा, ठीक है, क्योंकि आप जहाँ से गए थे वापस उसी पोजीशन पे आ गए, ठीक है। तो इस केस में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होगा, इसको हमने यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। अगर हमारे पास क्लोज पाथ हो तो उस क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि लेट सपोज मेरे पास इस ए पोजीशन पे एक पार्टिकल है, ए पोजीशन पे, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेके गया बी, फिर बी से सी तक यहाँ लेके गया, फिर सी से डी तक यहाँ, फिर डी से ई तक यहाँ, ठीक है, फिर ई से ए तक वापस लेके आए, ठीक है। यहाँ पे आप एरो को देख लें, तो यहाँ पे एरो हमें क्या शो कर रहा है कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, पार्टिकल को मैं ए से बी तक लेके गया, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, फिर डी से ई तक, और फिर ई से ए तक, ठीक है। मतलब यह है कि हम जहाँ से गए थे वापस उसी पोजीशन पे आ गए, हम ए से गए थे और वापस ए पोजीशन पे आ गए। तो ये कौन सी पाथ होगी, ये क्लोज्ड पाथ होगी, ठीक है। तो इस क्लोज पाथ में अगर आपके पास आपने जो फोर्स एक्सर्ट की है, जो आपने फोर्स अप्लाई की है, अगर आप का फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 होता है, ठीक है। क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्यों 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख ले, आपको मैंने कहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो कौन सी फोर्स होती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप देख ले, आपने इनिशियल भी वही कर दी, फाइनल भी वही कर दी, मतलब इनिशियल और फाइनल क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। आपका इनिशियल भी ए है, आपका फाइनल भी ए है, मतलब आप जहाँ से गए थे वापस उसी पोजिशन पे आ गए, ठीक है। क्लोज्ड पाथ, ठीक है, जहाँ से गए थे वापस उसी पोजिशन पे आ गए। तो ये आपकी इनिशियल भी हो गई, ये आपकी फाइनल भी हो गई, ठीक है। तो ये इनिशियल और फाइनल दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब यह है कि आप जहाँ से गए थे वापस उसी पोजीशन पे आ गए। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। तो आपने इनिशियल और फाइनल को ही सेम कर दिया, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना होगा, क्लोज पाथ अगर होगी और उस पर कंजर्वेटिव फोर्स आप लगाएंगे, ठीक है, तो क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि ये बात हमेशा याद रखें कि क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 आएगा, ठीक है।
क्यों जीरो आएगा? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। तो क्लोज्ड पाथ में इनिशियल और फाइनल सेम होते हैं, जहां से हम गए थे वापस उस पोजीशन पे आ गए। तो इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही, मतलब इनिशियल भी ए, फाइनल भी ए। तो कंजर्वेटिव फोर्स तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, तो आपने इनिशियल और फाइनल को ही सेम कर दिया, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होगा? क्लोज पाथ में जीरो आएगा। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें तो सब ने बताया है, मतलब हमें तो ये पहले से भी बताता था कि सब के लिए अगर आप क्लोज पाथ में आप होंगे, ठीक है, और आप मतलब जिस जगह से गए थे वापस उसी पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका वर्क डन हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो ये बात ट्रू नहीं है। ठीक है, हर फोर्स के लिए आप क्लोज पाथ लोगे, ठीक है, तो हर फोर्स के लिए क्लोज पाथ में वर्क डन जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये बात सही नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि हर एक फोर्स का वर्क डन क्लोज्ड पाथ में जीरो होता है, तो ये बात सही नहीं होगी, ये बात ट्रू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो होगा। ठीक है, बाकी नहीं होगा। अगर आपके पास किसी दूसरी फोर्स की आप बात कर रहे हैं, तो उस फोर्स के लिए अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है, तो उस फोर्स के लिए क्लोज पाथ में वर्क डन जो है वो क्या होगा? वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आप कहेंगे कि हमें तो सबने कहा है कि हम अगर जिस पोजीशन से गए हैं और वापस उसी पोजीशन पे आ गए, तो वो तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम आपसे मैं कहूँ कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। ठीक है, क्योंकि आप जिस पोजीशन से गए थे वापस उसी पोजीशन पे आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। ठीक है, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो वर्क डन क्या हो जाएगी? हमेशा जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको मैं कह रहा हूँ कि ये बात गलत है। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन हमेशा जीरो होगा, ये बात सही नहीं है। अगर आपका फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स हो तो उस केस में वर्क डन जो है वो जीरो होगा। ठीक है, तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा। डिपेंड करेगा कि आप किस फोर्स की वर्क डन की बात कर रहे हैं। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क डन की बात कर रहे हैं तो उस केस में वर्क डन जो है वो क्या होगा? वो जीरो की इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस फोर्स की वर्क डन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क डन की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो है वो क्या होगा? वो जीरो होगा। ठीक है, तो आप तो कहेंगे कि हमारे पास होता है एफ एस कॉस थीटा, ये वर्क डन का फार्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को जीरो पुट कर लूँ तो वर्क डन तो हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, तो आपको मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पे वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा, ये जीरो नहीं, ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस फोर्स की वर्क डन की बात कर रहे हैं। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क डन की बात करेंगे तो उस केस में वर्क डन जो है वो क्या होगा? वो जीरो होगा। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट को आप ज़ीरो कर लें तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा, ये बात ज़रूरी नहीं है। तो इस बात को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो इस चीज़ की प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट सपोज हमारे पास, मैं आपसे कहता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, मैं आपको दोबारा बना देता हूँ कि ताकि आपको उसी से समझ आ जाए। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, और ये किसी सरफेस पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, मैं इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पे, और इस पार्टिकल में मैं फोर्स एक्सर्ट करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करके ये पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले, इस पोजीशन को मैं नाम दे देता हूँ ए, इस पोजीशन को मैं नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, तो आप देख लें यहाँ पे हमारे पास ए पोजीशन पे एक पार्टिकल था जिस पे हमने फोर्स एक्सर्ट की, तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा और वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेके ए से बी तक आ जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आ जाएगा। ठीक है, तो ए से बी तक जाने में पार्टिकल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ लेट सपोज पार्टिकल जब ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके आया, ठीक है, तो उसने एस डिस्प्लेसमेंट कवर की। ठीक है, जब पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की? एस डिस्प्लेसमेंट कवर की। ठीक है, अच्छा, फिर आपसे मैं कहता हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन आप फाइंड कर लें। ठीक है, जब आप पार्टिकल को ए से बी तक लेके गए, आपने इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट की, तो आपसे मैं कहता हूं कि जब पार्टिकल ए से बी तक गया है उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की एस, तो आपसे क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फाइंड कर ले जब पार्टिकल ए से बी तक पोजीशन तक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फाइंड कर ले
जब पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाएगा, ठीक है। जब पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना होगा। तो आपको पता है कि फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ पे लगती है। जब आप पार्टिकल को ए से बी पोजीशन तक लेके जाओगे तो फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ पे लगती है, अपोजिट टू मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की फोर्स कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शन की फोर्स वो फोर्स होती है जो मोशन को हमेशा अपोज करती है। तो यहाँ पे आप देख लें मोशन कहाँ पे होगी, ए से बी तक, तो फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ पे लगेगी, इसके अपोजिट, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं इस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फाइंड कर लूँ तो इस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख लें ये फ्रिक्शन की फोर्स का डायरेक्शन ये है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक ये है, ठीक है। पार्टिकल को आप ए से बी तक लेके गए तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये। तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया एस का, और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। तो अगर आपने फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे फोर्स कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना है, एस, ए से बी तक, ठीक है। एंड टू कॉस थीटा। तो थीटा एंगल, अब इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है। तो आप देख लें फ्रिक्शन की फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन ये है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में कितना एंगल होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल होगा, 180, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 180, ठीक है। फिर आपको पता है कि cos 180 क्या होता है, -1। तो यहाँ पे cos 180 की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ एस, ठीक है। क्योंकि cos 180 क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस एफ एस, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है। जब हम पार्टिकल को ए से बी तक लेके गए तो वर्क डन हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स का कितना है, -Fs, ठीक है। फिर मैं आपसे क्या कहता हूँ कि फिर जब पार्टिकल को मैं ए पोजीशन से बी तक पोजीशन तक लेके आया, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं पार्टिकल को वापस बी से ए तक लेके जाता हूँ, ठीक है। जब पार्टिकल बी पोजीशन पे है, ठीक है, मैंने पहले क्या किया, पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई की, तो पार्टिकल को ए से बी तक लेके आए, ठीक है, क्योंकि वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है। तो पार्टिकल पे जब आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो अपनी पोजीशन को चेंज करके ए से बी तक आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, जब पार्टिकल बी पोजीशन पे है, ठीक है, तो मैं इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर देता हूँ और पार्टिकल को बी पोजीशन से ए पोजीशन तक वापस लेके आता हूँ, ठीक है। पार्टिकल को मैं पार्टिकल जब बी पोजीशन पे है तो पार्टिकल पे मैं इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो पार्टिकल जब मैं फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। तो मैं इस पार्टिकल पे, जब ये पी पोजीशन पे था, ठीक है, तो इस पार्टिकल पे मैं फोर्स एक्सर्ट करके इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ ए पोजीशन तक वापस, ठीक है। मैं पहले ए से बी तक लेके गया, फिर मैं कहता हूँ बी से ए तक वापस लेके आता हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख ले, अगर मैं इस यहाँ पे आपको कहूँ कि बी से ए तक आने में इतने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि बी से ए तक आने में इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, बी से ए तक आने में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो बी से ए तक आने में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा एस, ठीक है। तो इस केस में भी आपसे मैं कहता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फाइंड कर ले, कि जब पार्टिकल बी से ए तक आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फाइंड कर ले। तो फ्रिक्शन की फोर्स आपको मैंने क्या कहा था कि फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले मोशन कहाँ पे हो रही है, बी से ए तक, ठीक है। बी से ए तक जब मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ पे लगेगी, इसके अपोजिट। तो कहाँ पे लगेगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रिक्शन की फोर्स ये होगी, पार्टिकल का मोशन ए बी से ए तक हो रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल का मोशन बी से ए तक हो रहा है तो फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ पे लगेगी, फ्रिक्शन की फोर्स तो मोशन के अपोजिट लगती है, तो फ्रिक्शन की फोर्स ये लग जाएगी एफ, ठीक है। तो अगर आप इस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फाइंड कर ले तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप देख लें W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे एफ क्या है, फ्रिक्शन की फोर्स, ठीक है, एन टू एस, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, एस, ठीक है, एन टू कॉस
थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये है। तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, बी से ए तक जब आप आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का ये, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है, दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 180, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 180। तो cos 180 क्या होता है, -1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, -fs, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले आपके पास कौन सी पाथ थी है, आप ए से बी तक गए, फिर बी से वापस ए तक आए, तो ये कौन सी पाथ हो गई, ये क्लोज्ड पाथ हो गई, ठीक है। ए से बी तक गए, फिर बी से ए तक आ गए, तो ये कौन सी पाथ हो गई, ये क्लोज्ड पाथ हो गई, क्योंकि हम जिस पोजीशन से गए थे वापस उसी पोजीशन पे आ गए, ठीक है। हम ए से बी तक गए थे, फिर बी से ए तक वापस आ गए, तो हम जिस पोजीशन से गए थे वापस उसी पोजीशन पे आ गए, ठीक है। तो हम ये क्या हो गई, ये क्लोज्ड पाथ हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, क्योंकि आप जिस पोजीशन से गए थे वापस उसी पोजीशन पे आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, अगर मैं इन दोनों पाथ का वर्क डन फाइंड कर लूँ और इन दोनों को सम कर लूँ, तो यहाँ पे आप देख ले W इज इक्वल टू -fs और -fs, अगर हम इन दोनों को सम कर लेंगे ये क्या हो जाएगा, -fs -fs, ठीक है। तो -fs क्या हो जाएंगे, -2fs, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले हमारे पास वर्क डन जो है वो क्या है, -2fs, तो ये क्या है, ये तो जीरो के इक्वल नहीं है, वर्क डन हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो, मतलब आप जिस पोजीशन से गए थे वापस उसी पोजीशन पे आ गए, आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, क्लोज पाथ हो गया, तो वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा, ये बात जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं ये चीज़ कह रहा था, आपको मैं कह रहा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा, ये बात जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हमने प्रूफ कर दिया कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन हमेशा जीरो रहेगी, ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन जो है वो कितना है, -2fs आया है, ठीक है। तो मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वर्क डन हमेशा जीरो रहेगी, ये बात जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस फोर्स की वर्क डन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन जब आप निकालेंगे क्लोज्ड पाथ में तो वो क्या आएगा, वो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या चीज देखी कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्लोज्ड पाथ में जीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है। लेकिन स्टार्ट पे आपको मैंने क्या कहा था कि क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। लेकिन हमने प्रूफ देख लिया कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में भी जीरो नहीं है, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो होगा, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि फ्रिक्शन की फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती, फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो क्यों नहीं आया। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में इसलिए जीरो नहीं आया कि फ्रिक्शन की फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है। फ्रिक्शन की फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। फ्रिक्शन की फोर्स कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें फ्रिक्शन की फोर्स का वर्क डन जीरो नहीं आया, -2fs आया है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो नहीं होता। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता हो, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता हो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि फ्रिक्शन की फोर्स पाथ पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अगर आप क्लोज पाथ में फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा, क्यों जीरो नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये पाथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो कंजर्वेटिव ना हो, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स जो कंजर्वेटिव ना हो, इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। या अगर आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स
वो फोर्स होती है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या होगा, फ्रिक्शन की फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय सच फोर्स डिपेंड्स अपॉन पाथ इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो और इसका एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शन की फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिया, आपको मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है। कि लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल में मैं फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं इस यहाँ पे ए पोजीशन है, ठीक है, पार्टिकल ए पोजीशन पे है, ठीक है। इस पार्टिकल पे मैं फोर्स एक्सर्ट करता हूँ और इसको ए से बी तक लेके आता हूँ फर्स्ट पाथ से, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इस पार्टिकल पे मैं फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, ठीक है, जो यह ए पोजीशन पे है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये कौन सी पाथ हो गई, ये सेकंड पाथ हो गई। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ पे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फाइंड करेंगे तो वो दोनों सेम नहीं आएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये पाथ पे डिपेंड करती है कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, मैं ए से बी तक ले गया हूँ फर्स्ट पाथ, फिर मैंने क्या किया, ए से यहाँ तक, फिर बी यहाँ तक, फिर और बी तक, ठीक है। मतलब पहले ए से बी तक फर्स्ट पाथ पे, फिर ए से यहाँ तक, ये यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब इनिशियल और फाइनल यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे इनिशियल ए फाइनल बी फर्स्ट पाथ से, सेकंड पाथ पे इनिशियल ए फाइनल बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, आपने क्या किया, आपने डिफरेंट पाथ फॉलो की, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का वर्क डन निकालेंगे फर्स्ट पाथ का, ठीक है, अगर आप फर्स्ट पाथ का वर्क डन निकालेंगे और सेकंड पाथ का वर्क डन निकालेंगे, ये दोनों सेम नहीं आएंगे, ठीक है। क्यों नहीं आएंगे, फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी, अगर आप फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालेंगे फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ से, ठीक है, ये बात याद रखें। अगर आप फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालेंगे फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ का, तो वर्क डन ऑन फर्स्ट पाथ ना इक्वल नहीं होगा सेकंड पाथ के वर्क डन की, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन सेकंड फर्स्ट पाथ से इक्वल नहीं होगा सेकंड पाथ पे, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। फ्रिक्शन की फोर्स पाथ पे डिपेंड करती है कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फर्स्ट पाथ से निकालेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा सेकंड पाथ के, ठीक है। तो अगर आपके पास फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फर्स्ट पाथ से 5 जूल आया है, ठीक है, तो सेकंड फोर्स का सेकंड पाथ पे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन 5 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, वो 5 नहीं होगा, ठीक है, वो कोई और टर्म होगा, लेट्स सपोज 10, ठीक है। तो वर्क डन ऑन फर्स्ट पाथ इक्वल नहीं होगा सेकंड पाथ के, ठीक है, जब आप फ्रिक्शन की फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालें तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन फर्स्ट पाथ पे इक्वल नहीं होगा सेकंड पाथ पे, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। फ्रिक्शन की फोर्स पाथ पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन इस केस में निकालेंगे, फर्स्ट पाथ से निकालेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन एक तरह से आएगा, ठीक है। जब आप इसको सेकंड पाथ से निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, तो वो डिफरेंट आएगा, मतलब वर्क डन ऑन फर्स्ट पाथ नॉट इक्वल टू वर्क डन ऑन सेकंड पाथ ड्यू बाय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो अगर आप फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन से दोनों पाथ से निकालेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन दोनों में सेम नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। फ्रिक्शन की फोर्स पाथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, W1 इज नॉट इक्वल टू W2, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड करती है, ठीक है, इनिशियल पे और फाइनल पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो नहीं होता, ये बात हमने देख ली, ठीक है, क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और दूसरी बात हमने ये देख ली कि अगर आप फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन दोनों पाथ से निकालेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन दोनों पाथ से सेम नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ये पाथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है।